नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज से हम जिन पेपरों का सॉल्यूशन करेंगे वो आपके चतुश्रेणी कर्मचारी के जो पेपर हुए 19 तारीख को, 20 तारीख को और 21 तारीख को, यानी टोटल जो 6 पेपर हैं इनका सॉल्यूशन। क्योंकि इन पेपरों में जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हैं मेनली हमें वो सॉल्यूशन करने हैं, क्योंकि ताकि आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा आज के हमारे इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है आपके सामने कि वे कौन से राजस्थानी संत हैं जिनकी रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। यानी ऐसे राजस्थान के कौन से संत हैं जिनकी रचनाएं जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। ऑप्शन आपके सामने हैं: धन्ना भगत जी, देवनारायण जी, दादू दयाल जी और स्वामी स्वरूप दास जी। तो आप कहेंगे सर इसका जो राइट आंसर है वो है आपके संत धन्ना भगत जी। याद रखिएगा, ये जो संत धन्ना भगत जी हैं इनकी जो जन्मस्थली है वो आपके कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा वो है आपके धुवन गांव। और ये जो धुवन गांव है ये आपके कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा टोंक जिले के अंदर, टोंक जिले के अंदर। अच्छा, ये जो संत धन्ना जी हैं याद रखिएगा इनको राजस्थान का रामानंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का रामानंद। वैसे एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से आता है कि हमारे राजस्थान के ऐसे कौन से संत हैं जो कि रामानंद जी के शिष्य हैं। रामानंद जी के शिष्य कौन कौन हैं? तो आप याद रखिएगा दो नाम पढ़ते हैं। एक तो आप पढ़ते हैं संत धन्ना जी और एक नाम आपके सामने आता है वो है संत पिंपा जी। याद रखिएगा इन दोनों के जो गुरु हैं वो कौन है? रामानंद जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान में मत्स्य जो उत्सव है वो किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। राजस्थान में जो मत्स्य उत्सव है वो किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? आप सब जानते हैं लगभग एग्जाम के अंदर महोत्सव या उत्सव से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है। जैसा कि अभी जो शिक्षक भर्ती के एग्जाम हुए उनके अंदर क्वेश्चन आया था राजस्थान के कौन से जिले में आभानेरी उत्सव जो है वो आयोजित किया जाता है। तो आप सब जानते हैं आभानेरी कहाँ पर है? दोसा के अंदर। उसी प्रकार यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि मत्स्य उत्सव जो है वो निम्न में से कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा अलवर के अंदर। मत्स्य जो उत्सव है वो कौन से जिले के अंदर है या कौन से क्षेत्र में यहाँ पूछा गया? तो याद रखिएगा अलवर। ठीक है, चलिए आगे आगे इस पेपर के अंदर राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, लीजिए अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान राज्य की पहली मेट्रो लाइन जो 2015 के अंदर जयपुर में शुरू हुई थी उसका नाम क्या था? आप सब जानते हैं क्वेश्चन आता है कि हमारे राजस्थान का एकमात्र मेट्रो शहर किसे कहा जाता है? तो आप सब जानते हैं वो है आपके जयपुर। और जयपुर के अंदर ये जो राज्य की पहलो मेट्रो लाइन शुरू हुई है इसका नाम क्या रखा गया? तो आप सब जानते हैं जयपुर को क्या कहते हैं आप? पिंक सिटी, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी कहते हैं। तो इस लाइन का जो नाम रखा गया था वो था आपके पिंक लाइन। ऑप्शन नंबर क्या है? याद रखिएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो ये रहा। ये क्वेश्चन भी काफी सारे एग्जामों के अंदर आ रहा है अभी वर्तमान में। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर कई पीतल के घड़े या मिट्टी के मटके संतुलित करते हैं और जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों प्रस्तुत करते हैं। यानी कि राजस्थानी लोक नृत्य का ऐसा कौन सा नृत्य है या लोक नाट्य भी आप कह सकते हैं जिसके अंदर महिला और पुरुष दोनों मिलकर, जिसमें महिलाओं द्वारा अपने सिर पर काफी सारे घड़े रखकर संतुलित करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एक प्रवीण प्रजापत का, जैसे नाम सुना होगा आपने अश्मिता काड़ा का जिन्होंने अपने सिर पर 111 मटके रखकर नृत्य किए थे। तो वैसे तो इस नृत्य को आप कहते हैं मटका नृत्य।
क्या कहते हैं, मटका नृत्य। और ये जो मटका नृत्य है ये किस नृत्य का नाम है, तो याद रखिएगा वो है भवाई नृत्य। किसका नाम है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है आपके सामने, सी इज अ करेक्ट आंसर, भवाई। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन आया है, वो आया है तराइन के युद्ध से। देखिए, तराइन के युद्धों की जब भी आप बात करते हैं तो वैसे तो इतिहास में तराइन के 3 युद्ध हुए हैं, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से 2 युद्ध बड़े खास हैं। कौन कौन से, देखो, तराइन के युद्ध की चर्चा करते हैं। तराइन युद्ध, तराइन कहां पर है, तो आप सब जानते हैं हरियाणा। तराइन कहां पर है, हरियाणा। यहां पर हम जिन युद्धों की चर्चा कर रहे हैं, एक तो तराइन का प्रथम युद्ध और एक तराइन का दूसरा युद्ध। आप सब जानते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया है 1191 के अंदर, और तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो लड़ा गया है 1192 के अंदर। चाहे प्रथम हो चाहे दूसरा हो, ये दोनों जो युद्ध हैं ये किन के मध्य हुए हैं, तो एक तरफ तो आप कहेंगे सर पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और सामने कौन था, तो आप कहेंगे सर मोहम्मद गोरी। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें कौन विजय हुए थे, तो याद रखिएगा तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो विजय हुए थे पृथ्वीराज तृतीय, और तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो कौन विजय हुए थे, तो याद रखिएगा गोरी। अक्सर क्वेश्चन आते हैं पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, किन के मध्य हुआ, पहला कौन जीता और दूसरा कौन जीता। यहाँ पर है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित किया था, तो आप कहेंगे सर मोहम्मद गोरी को। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने, वो हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जो है वो राज्य में सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है। सबसे उत्तरी दिशा में कौन सी है। अब आप कहेंगे सर सबसे पहले ये लीजिए, ये रहा आपके सामने राजस्थान का मैप, ये रही उत्तर दिशा। अब यहां पर आपके सामने 4 जिले ऑप्शन में हैं, देख लीजिए कौन कौन सी। एक तो है आपके सामने राजसमंद झील। आप कहेंगे सर राजसमंद झील जो है वो आपके राजसमंद जिले में है, यहां पर लिख देता हूं राजसमंद। ठीक है, राजसमंद झील। फिर उसके बाद में है सांबर झील। आप कहेंगे सर सांबर झील जिसका विस्तार जो है वो आप अक्सर पढ़ते भी हैं, 3 जिलों के अंदर पढ़ते हैं आप भाई, जयपुर में है, नागौर में है और अजमेर के अंदर है। 33 के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद में फिर कौन सी, पिछोला झील। आप कहेंगे सर पिछोला झील जो है वो है आपके कहां पर, तो आप कहेंगे सर उदयपुर में, ये रही पिछोला झील। उसके बाद में कौन सी है, नक्की झील, और नक्की झील रही आपके यहां पर शिरोई के अंदर। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी झील राज्य में सबसे उत्तर दिशा में, तो सबसे उत्तर की ओर कौन है, आप कहेंगे सर सांबर। लीजिए ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कौन सी झील है, सांबर झील। लीजिए अगला, अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है आपसे अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म पहली किसके द्वारा लिखी गई लघु कहानी दुविधा पर आधारित है। विजयदान देथा, मलचंद तिवारी, सूर्यमल मिश्रण, गिरजा व्यास। तो आप कहेंगे सर यहां पर इसका जो राइट आंसर है वह है विजयदान देथा। याद रखिए विजयदान देथा आप सब जानते हैं जिनका उपनाम है बीजी, इनको क्या कहा गया है, बीजी। राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं इनको, राजस्थान का याद रखिएगा शेक्सपियर। इसके अलावा सूर्यमल जो मिश्रण है याद रखिएगा ये हमारे राजस्थान के राज्य कवि हैं, राज्य कवि हैं। इनकी भी बहुत सारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचनाएं हैं जहां से क्वेश्चन आता है। जैसे इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में आप सुनते हैं वंश भास्कर है, वीर सतसई है, बलवंत विलास है,
बलवंत विलास है, याद रखिएगा राम रंजाट है, राम रंजाट है, छादोमयुग है, छादोमयुग, और इसके अलावा याद रखिएगा एक क्षतिरासु, ये भी इनकी रचना है। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिएगा सूर्यमल मिश्रण। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या है, याद रखिएगा ए इज अ करेक्ट आंसर, विजयदान देथा। विजयदान देथा की एक और बड़ी प्रसिद्ध रचना है, वो है आपके बातारी फुलवारी। कौन सी है? बातारी फुलवारी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगा ही कि बातारी फुलवारी जो है उसमें कुल कितने खंड हैं, बताइए। बातारी फुलवारी में कुल कितने खंड हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है आपके कुछ इस प्रकार से, ये लीजिए क्या पूछा गया है, देखिए। राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यहां पर बात जो है वो है आपकी कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। जैसा देखिए ये रहा आपके सामने राजस्थान का मैप, 33 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं 33 के अकॉर्डिंग ही चर्चा कर रहा हूं। ये राजस्थान का मैप, आप सब जानते हैं कि ये दिशा उत्तर है, ये आपके सामने कौन सी है? पश्चिम है। और हमारे राजस्थान का वह भाग जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है वो उत्तर पश्चिमी भाग है। इसी बाउंड्री को आप कहते हैं रेड क्लिप रेखा। और पाकिस्तान के साथ हमारे राजस्थान की जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह है, याद रखिएगा, 1070। 33 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो जिला है जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है वह है श्री गंगानगर। उसके बाद में फिर है आपके सामने बीकानेर, उसके बाद में फिर यहाँ पर है आपके सामने जैसलमेर, और उसके बाद में फिर यहाँ पर है आपके सामने बाड़मेर, ठीक है। आप कहेंगे सर आपने फलोदी नहीं बताया। आपको पता होगा अभी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया भी था कि कौन सा जिला जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाता है। हालांकि उसमें जिला नहीं था, उसमें क्षेत्र था और उसमें फलोदी था, उसमें फलोदी था, और वही राइट था क्योंकि फलोदी सीमा नहीं लगाता है। उसके अलावा जो ऑप्शन में थे बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर, ये तो सारे सीमा साझा करते हैं। तो जो भी है अभी जो मामला है वो 33 के अकॉर्डिंग ही आप देखें। अच्छा, ये जो राजस्थान पाकिस्तान के साथ कुल 1070 किलोमीटर जो सीमा बनाता है उसमें सर्वाधिक सीमा जो है वो जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर। बीकानेर जो है वो बनाता है 168 किलोमीटर। और याद रखिएगा जैसलमेर जो है ये सर्वाधिक सीमा बनाने वाला है, और बीकानेर जो है ये याद रखिएगा न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है। तो यहाँ पर पूछा भी यही गया कि राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वह आपके कौन सा? याद रखिएगा बीकानेर, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है, यानी ऐसी कौन सी नदी है जो बनास की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन देखेंगे बेड़च, आप कहेंगे सर बनास, बेड़च और मेनाल त्रिवेणी संगम बनाते हैं, तो ये तो बनास की सहायक नदी है। कोठारी आप कहेंगे सर बनास की सहायक नदी है। आप कहेंगे सर खारी, खारी ये वो है बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से निकलने वाली, ये भी बनास की सहायक नदी है। लेकिन आप देखेंगे जाखम जो है ये तो आपको पता ही है, सोम, माही और जाखम ये तो त्रिवेणी संगम बनता है, तो ये तो आपकी किसकी सहायक नदी है? याद रखिएगा बनास की सहायक नदी तो नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है? जाखम। तो याद रखिएगा सोम, माही और जाखम ये जो त्रिवेणी संगम है, ये त्रिवेणी संगम आपके बनता है कहाँ पर? वहीं बणेश्वर धाम, आदिवासियों का कुंभ जिससे आप कहते हैं, याद रखिएगा नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर बी इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लीजिए। अगला है कि राजस्थान में वन विहार अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? राजस्थान के अंदर जो वन विहार अभ्यारण्य, देखिए प्रसिद्ध बात करते हैं तो 3 अभ्यारण्य है, देखिए वन विहार, वन विहार अभ्यारण्य, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, राम सागर वन्यजीव अभ्यारण्य।
और ये जो अभ्यारण्य हैं, याद रखिएगा, ये तीनों आपके जिस जिले में आते हैं वो जिला है कौन सा, याद रखिएगा धौलपुर। अक्सर कई बार क्वेश्चन आया है इनमें से कोई वन लाइनर देखकर, या फिर पूछ लेता आपको कि कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जो धौलपुर में नहीं है, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके कहां पर है, धौलपुर के अंदर। लीजिए आगे, अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी लोक संगीत की विद्या विशेष रूप से पानी भरने से जुड़ी राजस्थानी महिलाओं की भावनाओं और अनुभव पर केंद्रित है। पानी भरन जावे जन किशो गावे। तो यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, वह है पणिहारी। ठीक है, याद रखिएगा पणिहारी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि डूंगरपुर की भील लड़की का नाम बताइए जिसने जून 1947 में रास्तापाल आंदोलन के दौरान शहादत प्राप्त की थी। आप सब जानते हैं कि डूंगरपुर जिले के अंदर एक घटना आप पढ़ते हैं जिसका नाम है रास्तापाल की घटना। और ये जो रास्तापाल की घटना है ये हुई है आपकी 19 जून 1947 को। ये जो रास्तापाल स्थान है ये आपके कौन से जिले में आता है या कौन सी रियासत में आए, ये भी पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कौन सा है, डूंगरपुर। और इस रास्तापाल की घटना में जो बालिका शहीद हुई थी वो है आपके, याद रखिएगा कौन सी, कालीबाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर जो है वो है ए इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि कालीबाई। याद रखिएगा कालीबाई। पूछा जाता है कि कालीबाई की जो प्रतिमा है, अक्सर क्वेश्चन आता है कि कालीबाई की जो प्रतिमा है वो निम्न में से कौन सी झील के किनारे लगी हुई है। तो याद रखिएगा वो है आपके गेप सागर झील के किनारे, गेप सागर झील के किनारे डूंगरपुर में। ठीक है, और ये जो प्रतिमा है ये किससे निर्मित है, याद रखिएगा काले पत्थर से। और कालीबाई अपने शिक्षक जो है वो सेंगा भाई को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये मृदा संरक्षण का, लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मृदा अपरदन एक प्रमुख चुनौती है। मृदा अपरदन का मतलब समझे क्या? राजस्थान में मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का स्थानांतरण, जिसे कहा जाता है किसान की रेंगती हुई मृत्यु। किसान की रेंगती हुई मृत्यु, याद रखिएगा किसान की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है किसे, मृदा अपरदन। यहां कह रहा है कि मृदा अपरदन एक प्रमुख चुनौती है, बिल्कुल है। मृदा संरक्षण के प्रयास हैं, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं, यानी एक जो है वो शामिल नहीं है। देखिए, फसल आवर्तन, पट्टीदार खेती, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बढ़ोतरी, तो इससे मृदा संरक्षण थोड़ी होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने सी। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे अगला है आपके सामने, यहां से ये ले, जनगणना से तो क्वेश्चन आने हैं आपके, 2011 वाली से तो आने हर एग्जाम में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे कम थी? तो आप कहेंगे सर सबसे कम महिला साक्षरता जो दर है वो है आपके जालोर में। ठीक है, सबसे कम पुरुष साक्षरता जिस जिले की है वह है आपके प्रतापगढ़। ठीक है, अगला है कि राज्य का जो राज्यपाल है, राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, साइंस आ गई। अच्छा, अगला है आपके सामने कि राजस्थान विधानसभा जून 2025 के अनुसार में कुल कितनी सीटें हैं? अब आप सब जानते हैं राजस्थान विधानसभा, देखिए आपको पूछा जाता है कि राजस्थान में
विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, या राज्यसभा के कुल कितने सदस्य हैं, या फिर लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो लोकसभा की तो है आपके 25, याद रखिएगा, राज्यसभा है 10 और विधानसभा कितनी है 200, याद रखिएगा। ठीक है, अगला ये आपके सामने 2021 के अंदर करंट से संबंधित क्वेश्चन था। वो पूछा गया कि राजस्थानी कविता संग्रह, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी सारे फर्स्ट ग्रेड एग्जामों के अंदर भी पूछा गया था कि मुक्ति जो है जिसने 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा मिटेश निर्मोही की रचना है मुगेती, याद रखिएगा। ठीक है, मुगेती। अगला है आपके सामने, ये रहा, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध राजस्थानी जो पोशाक है वो कौन सी है। अचकन है, अंगरखी है, जोधपुरी कोट है, मारवाड़ी पगड़ी है। तो आप कहेंगे सर इसका जो राइट आंसर है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वो हो जाएगा कौन सा, जोधपुरी कोट। कौन सा है, याद रखिएगा, जोधपुरी कोट। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, ये रहा कि भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु का बाल लिंगानुपात या शिशु जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर वो है 888, 888। ठीक है, कि 56 मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस बेसिन से संबंधित है। 56 का मैदान, देखिए एक तो होता है आपके 56 की पहाड़ियां, ये भी क्वेश्चन आया है कई बार। तो आप कहेंगे सर 56 की जो पहाड़ियां विस्तृत है वो जिला है आपके बाड़मेर व जालोर, याद रखेंगे। 33 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। और वैसे आप सब जानते हैं कि 56 की पहाड़ियां जो है वो है सिवाना से लेकर बालोतरा, सिवाना से बालोतरा तक 56 गुम्बदाकार जो पहाड़ियां हैं, कौन सी, 56 गुम्बदाकार जो पहाड़ियां हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, याद रखिएगा 56 की पहाड़ियां। उसी प्रकार यहां पर है आपके 56 का मैदान। आप कहेंगे सर 56 का मैदान जो विस्तृत है, याद रखिएगा सबसे पहले तो ये माही नदी जो है, माही नदी का मध्यवर्ती भाग है। माही नदी का पूछा जाता है वन लाइनर, माही नदी का मध्यवर्ती भाग क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे सर 56 का मैदान। और 56 का मैदान जो है वो कहां कहां विस्तृत है, तो याद रखिएगा 56 का मैदान विस्तृत है आपके प्रतापगढ़, याद रखिएगा बांसवाड़ा, याद रखिएगा डूंगरपुर, याद रखिएगा उदयपुर। आप कहेंगे सर इतने जिलों में, बिल्कुल किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था जहां पर इस प्रकार से ऑप्शन में था कि 56 का मैदान निम्न में से कहां कहां विस्तृत है, तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और याद रखिएगा उदयपुर जो जिले हैं यहां पर विस्तृत है आपके क्या, याद रखिएगा 56 का मैदान। और ये माही नदी का क्या है, मध्यवर्ती भाग, तो ये किसका हिस्सा हो गया, माही बेसिन का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। लीजिए आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने यही है। पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी कोटा, बूंदी और झालावाड़, आप कहेंगे ये एरिया जो है इसे आप कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र। और राजस्थान के अंदर ये जो हाड़ौती क्षेत्र है ये कौन से, तो आप कहेंगे सर दक्षिण पूर्वी भाग में है। और दक्षिण पूर्वी भाग में किस प्रकार की मिट्टी विस्तृत है, तो आप कहेंगे सर वो है काली मिट्टी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज ए करेक्ट आंसर। काली मिट्टी जिसे आप याद रखिएगा कहते हैं श्वेते जुतई वाली मिट्टी, श्वेते जुतई वाली मिट्टी। और याद रखिएगा इसी मिट्टी को आप कहते हैं रेगूर मिट्टी। क्या कहते हैं, रेगूर मिट्टी।
तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके सामने, सी इज द करेक्ट आंसर, काली मिट्टी। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है, मैथ के आगे ये था, हिंदी के आगे, ये लीजिए, यहां से है अगला क्वेश्चन। देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है आपके सामने कि 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, आप समझ गए कि सर राजस्थान का जो एकीकरण है उसका दूसरा चरण है ये, और दूसरा चरण जो है उसका नाम है आपके पूर्वी राजस्थान संघ। क्या नाम है? पूर्वी राजस्थान संघ। और ये जो पूर्वी राजस्थान संघ है के प्रधानमंत्री कौन बने थे, ये आपसे पूछा जा रहा है कि 25 मार्च 1948 को घटित राजस्थान एकीकरण का जो दूसरा चरण है, इस दूसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री, शोभाराम कुमावत, गोकुलाल असावा या माणिक्यलाल वर्मा? आप कहेंगे सर दूसरे चरण के पूर्वी राजस्थान संघ के जो प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम है गोकुलाल असावा, याद रखिएगा। एक बात आप पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान के जो गांधी हैं, पूछा जाता है राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो है गोकुल भाई भट्ट। कौन है? गोकुल भाई भट्ट। और गोकुल भाई भट्ट का संबंध जो है वो है हातल गांव से, और ये आता है माउंट आबू शिरोई में। इनकी वजह से ही माउंट आबू का जो विलय है वो राजस्थान में हो पाया था। तो ये गोकुल भाई भट्ट है, ये गोकुलाल असावा है, याद रखेंगे। ये हमारे राजस्थान के गांधी हैं। राजस्थान का गांधी पूछा जाए तो गोकुल भाई भट्ट है। मेवाड़ का गांधी पूछा जाए तो माणिक्यलाल वर्मा है। वागड़ का गांधी पूछा जाए तो भोगीलाल पांडे हैं। और एक बार पटवार के अंदर पूछ लिया था चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं, तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से राजस्थान से कौन भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे? देखिए राजस्थान की बात हम करते हैं तो आज तक राजस्थान से 2 ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जो भारत के क्या बने हैं? उपराष्ट्रपति। कौन कौन बने? एक तो बने हैं भैरू सिंह जी शेखावत, जिन्हें बाबूसा के नाम से जानते हैं, और दूसरे बने हैं जगदीप जी धनखड़, याद रखिएगा। लेकिन हमारे राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान के सीएम भी रहे और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, याद रखिएगा कौन है? भैरू सिंह शेखावत। तो ये 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे, जबकि जगदीप जी जो धनखड़ हैं ये 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी। आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नागरचोल किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? देखिए राजस्थान के अंदर जब हम बोलियों की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से जो बोलियां हैं वो तो है आपके सामने राजस्थान के अंदर कितनी, तो आप कहेंगे सर वो तो ये रही टोटल। एक तो है आपके कौन सी? आप कहेंगे सर मारवाड़ी। ठीक है, एक कौन सी है आपके? तो आप कहेंगे सर वागड़ी। एक यहाँ पर है आपके कौन सी? मालवी। एक है आपके कौन सी? ढूंढाड़ी। और एक है आपके कौन सी? मेवाती। तो पूछा जा रहा है कि ये जो नागरचोल है ये किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है, इनमें से किसकी उपबोली है? तो आप कहेंगे सर देखिए नागरचोल, राजावटी, चौरासी, तोरावटी, ये जो सारी आपके सामने, चाहे वो आपके हाड़ोती, ये जो आपके सामने सारी उपबोलियां हैं, ये किसकी उपबोलियां हैं? तो याद रखिएगा ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। चौरासी, नागरचोल, राजावटी, तोरावटी, हाड़ोती, ये सारी जिसकी उपबोलियां हैं वो है ढूंढाड़ी की, याद रखिएगा।
किसकी है? ढूंढाड़ी की। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके सामने डी इज अ करेक्ट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मोतीलाल जो मैनेरिया है के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें राजा की महानता, उसकी विजय, उसके युद्ध और उसकी वीरता का वर्णन मिलता है, उसे आप क्या कहते हैं? यानी ऐसा कौन सा काव्य ग्रंथ है जिसमें राजा की महानता भी है, उसके विजयों का उल्लेख भी है, युद्ध भी है, वीरता का वर्णन है? रासो है, वेली है, वचनिका है या जमाल है? तो आप कहेंगे सर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा रासो। जैसे आप प्रसिद्ध एक रासो पढ़ते ही हैं, कौन सा? वो है पृथ्वीराज रासो, जहां पर पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप उनकी वीरता, आप उनके युद्धों का उल्लेख पढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सर चंद बरदाई, जिसको पूर्ण किसने किया था? चंद्र बरदाई के पुत्र ने, जिसका नाम था जलहण। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो पूछा गया कि वे कौन सा काव्य ग्रंथ है जिसमें राजा की महानता, विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन है, वो है आपके सामने रासो। जैसे एक नाम और भी सुनते हैं आप, ये भी बहुत प्रसिद्ध रहा है, बिसल देव रासो। और ये जो बिसल देव रासो है, याद रखिएगा इस बिसल देव रासो के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा नरपति नाले। कौन है? नरपति नाले। एग्जामिनर के अंदर बार बार आया था बिसल देव रासो। 22-23 के एग्जाम के हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन था कि बिसल देव रासो किस प्रकार का काव्य है? तो याद रखिएगा प्रेम काव्य। ये किस प्रकार का रस पर आधारित है? तो याद रखिएगा श्रृंगार रस पर आधारित है। अच्छा, बिसल देव रासो के अंदर नायक के रूप में किसे दर्शाया गया है? तो याद रखिएगा विग्रह रहा चतुर्थ, इसे ही कहा गया है बिसल देव। और नायिका के रूप में किसे दर्शाया गया है? तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजमती। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है बिसल देव रासो। 22-23 के एग्जामों में लगभग हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन था, किस प्रकार का काव्य है, किस रस पर आधारित है। कभी पूछता है लेखक कौन है, कभी कह रहा है कौन से नायक और नायिका का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहां पर तो आपके सामने जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा रासो। आगे अगला है आपके सामने, लीजिए अगले दो क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गए हैं। क्या कह रहे हैं, आइए एक एक क्वेश्चन को जानते हैं। पूछा जा रहा है आपके सामने कि मालवी भाषा जो है को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? मालवी भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि है? हालांकि आप समझते ही हैं, पढ़ते भी हैं कि हमारे राजस्थान में मालवी बोली और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है उपबोलियों से। याद रखिएगा मालवी बोली की उपबोलियां कौन कौन सी है, यहां से क्वेश्चन आता है, जिसमें आप नाम सुनते हैं रागड़ी, नाम सुनते हैं निम्बाड़ी, नाम सुनते हैं पाटवी, नाम सुनते हैं रतलामी, नाम सुनते हैं उम्मटवाटी। निम्न में से दी गई बोलियां निम्न में से किसकी उपबोलियां हैं? याद रखिएगा मालवी की। लेकिन यहां पूछा जा रहा है मालवी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी लिपि का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए अगला पूछा जा रहा है आपसे कि श्रावण माह में तीज के अवसर पर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? पगड़ी की बात हो रही है यहां पर। तो आप पढ़ते हैं कि प्रतिष्ठा का सूचक, प्रतिष्ठा का सूचक जिस वेशभूषा को कहा जाता है वो है पगड़ी। याद रखिएगा पगड़ी, जिसे आप अलग अलग भाषा के अंदर कह सकते हैं। जैसे पगड़ी को आप पाग भी कहते हैं, इसे आप पोत्या भी कहते हैं, इसे आप साफा भी कहते हैं, इसे आप फेंटा के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि पगड़ी के सजाने के आभूषण कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आ रखा है।
तो याद रखिएगा पगड़ी के जो आभूषण हैं उसमें देखिए सिरपेच है, मोड़ है, तूरा है, कलंगी है, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके क्या हैं, तो याद रखिएगा पगड़ी सजाने के आभूषण हैं। पूछा जा रहा है कि निम्न में से श्रावण माह में तीज के अवसर पर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं, तो लहरिया। याद रखिएगा मोटड़ा जो है ये विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला सापा है। याद रखिएगा ये पहना जाता है विवाह के अवसर पर। और याद रखिएगा पूछा जाए दशहरे के अवसर पर निम्न में से किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है, तो याद रखिएगा मदिल। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि दशहरे के अवसर पर निम्न में से किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि नीचे सूचीबद्ध नामों में से कौन सा आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। गले में पहना जाने वाला आभूषण जो है वो कौन सा है। तिमणियां है, कर्णफूल है, नोगरी है या राखड़ी है। बताइए कौन सा आभूषण है जो महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। कई बार गला आ जाता है, कई बार गर्दन आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख ही रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा तिमणिया। ठीक है, हाँ। एक याद रखिएगा शब्द नोगरी है और एक शब्द नेवरी है। नेवरी याद रखिएगा पैरों का आभूषण है और नोगरी हाथों का आभूषण है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार समुदाय के बीच पश्चिमी राजस्थान में मोरचंग जूझ हॉर्प विशेष रूप से लोकप्रिय है। एक वाद्य यंत्र का नाम दे रखा है और वो वाद्य यंत्र है मोरचंग। मोरचंग जिसे आप कहते हैं जूझ हॉर्प, पूछा ये भी जाता है। मोरचंग या जिसे आप कहते हैं जूझ हॉर्प, ये दोनों होठों के बीच मुंह में लेकर बजाते हैं। इसीलिए पहली बात तो ये मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो याद रखिएगा सुशीर वाद्य यंत्र है। और सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र यही है, मोरचंग या जिसे आप कहते हैं जूझ हार्प। याद रखिएगा पूछा जा रहा है कौन सी समुदाय के बीच विशेष लोकप्रिय है। भोपा है, शहरिया है, नट है या लंगा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा सी इज करेक्ट आंसर, लंगा। भोपों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। पूछा जाता है आपको कि फड़ का वाचन निम्न में से करते हैं, तो याद रखिएगा फड़ का वाचन भोपे ही करते हैं। फड़ का वाचन कौन करते हैं, भोपे करते हैं। ठीक है, लीजिए आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वीर तेजाजी का मुख्य मंदिर राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। वीर तेजाजी, बताइए। देखिए वीर जो तेजाजी महाराज हैं और वीर तेजाजी जो हैं, इससे संबंधित जो जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में चर्चा कर देता हूं। देखिए सबसे पहले तो वीर तेजाजी की जो जन्मस्थली है वो कौन सी है, तो आप कहेंगे सर वीर तेजाजी की जो जन्मस्थली है वो है आपके, याद रखिएगा खरनाल गांव। और आप सब जानते हैं कि खरनाल कहां पर है, याद रखिएगा नागौर में। दूसरा बिंदु है इनसे रिलेटेड, वो है कि वीर तेजाजी की जो कर्मस्थली है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा वो है आपके बांसी दुगारी। और बांसी दुगारी जो है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा बूंदी में। बांसी दुगारी जो है वो कहां पर है, बूंदी में। उसके बाद में फिर वीर तेजाजी जो हैं इनका जो ससुराल है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा पन्नेर। पन्नेर जो है वो कहां पर है आपके, तो आप कहेंगे सर अजमेर। ये लो ससुराल है पन्नेर, पन्नेर है आपके कहां पर, अजमेर में।
अगली बात, ये जो वीर तेजाजी हैं, इनको वासक नामक जो नाग था उन्होंने कहाँ पर डसा था? तो वैसे तो शरीर के जिस अंग पर डसा था वो थी जीवा, जीभ पर, लेकिन वो स्थान कौन सा था? तो याद रखिएगा वो था आपके सेंद्रिया। स्थान कौन सा था? सेंद्रिया। लेकिन पूछा जाए कि तेजाजी की मृत्यु जो स्थली है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा वो है सुरसुरा। कौन सी है? सुरसुरा, अजमेर। और उसके बाद में वीर तेजाजी का जो पशु मेला है वो निम्न में से कहां पर भरता है? तो याद रखिएगा वो भरता है परबसर। तो वीर तेजाजी से संबंधित ये 6 स्थल तो बड़े महत्वपूर्ण हैं, कई बार एग्जाम के अंदर आए हैं। और आप सब जानते ही हैं मारवाड़ क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय देवता है, मारवाड़ क्षेत्र के लोकप्रिय देवता वीर तेजाजी, जिनकी घोड़ी का नाम आप सब जानते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा आप ही, ठीक है? मैं तो क्या ही बताऊं, आप बताना। और वीर तेजाजी जो हैं, याद रखिएगा ये किन के अवतार हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा भगवान शिव के अवतार हैं ये वीर तेजाजी। वीर तेजाजी ने याद रखिएगा किन के गायों की रक्षा की थी? तो लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। आज वीर तेजाजी को हम याद रखिएगा गोरक्षक के रूप में, इनको नाग देवता के रूप में, और बड़ी महत्वपूर्ण बात, कालिया बालिया के देवता के रूप में भी पूछते हैं, कालिया बालिया का देवता, याद रखिएगा। तो इनके ये जन्मस्थली, क्रमस्थली, ससुराल, मृत्युस्थली, पशु मेला और वासक नामक नाग द्वारा कौन से स्थान पर डसा गया था, ये और ये कुछ विशेष बातें जो इनसे रिलेटेड आती है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि मुख्य मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर है? तो वैसे तो खरनाल के अंदर है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो परबतसर। एक बार पूछा गया था कि परबतसर वाला जो मंदिर है वो कौन से महाराजा ने बनाया था? तो याद रखिएगा मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह ने तेजाजी का जो मंदिर है ना परबतसर में, वो बनाया था, याद रखना आप, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला है आपके सामने, ये रहा। पूछा जा रहा है लीजिए कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रणकपुर झमई बांध महोत्सव 2025 मनाया गया? अब मेरे हिसाब से ये बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जैसे पूछा गया था कि आभानेरी उत्सव जो है वो कौन से जिले में मनाया गया? तो आभानेरी आप सब जानते हैं कहाँ पर है? दौसा में। जैसे एग्जाम ने पूछा था एग्जामिनर द्वारा कि मत्स्य उत्सव निम्न में से कौन से जिले में था? तो अलवर के अंदर। यहाँ पर पूछ रहा है रणकपुर झमई बांध, आप सब जानते हैं कहाँ पर है ये? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, पाली के अंदर है ये, ठीक है? अगली बात, अब देखिए अगली बात है आपके सामने कि राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही दे रखा है? यहां पर ध्यान दीजिए, सही है ना, वो ही पूछा है। ये कम उपजाऊ है, आप कहेंगे नहीं सर, जलोढ़ मिट्टी तो राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन ये कह रहा है कम है, तो ये तो गलत दे रखा है यहाँ। ये मिट्टी गेहूं, कपास, सरसों और तंबाकू के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? पूर्वी मैदान में है और उपयुक्त है, ये गलत दे रखा है यहाँ। ये कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, लोहे तत्वों से भरपूर है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, बात सही है, N2 की तो कमी ही है, चाहे जलोढ़ हो और चाहे आपके कौन सी हो, काली हो। इसे रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं, रेगूर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी को आप कछारी मिट्टी कहते हैं, इसे आप दोमट मिट्टी कहते हैं, इसे डेल्टाई मिट्टी कहते हैं, इसे आप बाढ़ वाली मिट्टी कह सकते हैं। तो ये भी क्या है? गलत। तो सही पूछा गया था, सही केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? अगला अगला है आपके सामने कि राजस्थान की जलवायु को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है?
यानी राजस्थान की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखिए, समुद्र से दूरी और समुद्री तल से ऊंचाई, ये दोनों ही प्रभावित करते हैं। अक्षांशीय स्थिति याद रखिएगा, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, देशांतरी स्थिति प्रभावित नहीं करता है। पवन की दिशा बिल्कुल राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, लेकिन राज्य में बोली जाने वाली बोलियां जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या है, याद रखिएगा, डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है, राजस्थान में 2024 में मानसून सीजन जून से लेकर सितंबर होता है के दौरान किस महीने में दीर्घावधि औसत वर्षा का सबसे कम प्रतिशत दर्ज किया जाता है। यानी कि मानसून वर्षा ऋतु आप जानते हैं जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में रहती है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा महीना है जिसके अंदर औसत वर्षा जो होती है उससे भी कम प्रतिशत दर्ज की जाती है। तो आप कहेंगे सर वह है जून माह, क्योंकि 15 जून के आसपास हमारे राजस्थान में क्या है, मानसून का आगमन होता है। और सबसे पहले मानसून आप जानते ही हैं कौन सा आता है, अरब सागरीय मानसून। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के 12 क्षेत्र में स्थित है, 12 वाला कौन सा है। देखिए, रामसागर वन्य जीव अभयारण्य है आपके धौलपुर में। कहां पर है, धौलपुर के अंदर। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो है वह आपके कहां पर है, अलवर के अंदर। वन विहार जो है यह भी आपके कहां पर है, धौलपुर के अंदर। और शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है वो आपके कहां पर है, याद रखिएगा 12 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला आपके सामने कि मनसा माता संरक्षण रिजर्वे जो है, यानी कि मनसा माता जो कंजर्वेशन रिजर्व है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो आप कहेंगे सर मनसा माता कंजर्वेशन जो रिजर्व है वो है आपके, याद रखिएगा, झुंझुनू में। अक्सर कंजर्वेशन रिजर्व से रिलेटेड जरूर आता है, जिसके अंदर देखो दो तो नागौर वाले भी आप याद रखें, काफी बार आए हैं। एक तो गोगेलाव और एक रोड टू कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान के कौन से, तो याद रखिएगा नागौर में। एक याद रखिएगा, देश का प्रथम कुर्जा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा खिंचन में। खिंचन आप सब जानते हैं जून 2025 के अंदर रामसर साइड में शामिल किया गया। तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, आगामी एग्जाम में। और इसके साथ में मेनार गांव को भी शामिल किया गया था, याद रखिएगा, उदयपुर वाला। ठीक है, तो वो भी खास है। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी झील अलवर राजस्थान में स्थित है। इनमें से कौन सी झील जो है वो अलवर के अंदर है। पहला ऑप्शन है सिल्लीसेठ झील। आप कहेंगे सर सिल्लीसेठ झील, जिसे हम राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सी झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा गया है, सिल्लीसेठ झील, जो कि आपके कहां पर है, राजस्थान के अलवर जिले में। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। आप सब जानते हैं कि माही नदी का उद्गम जो है वो कहां से होता है, तो आप कहेंगे सर एमपी राज्य से। उसके बाद में फिर प्रवेश कौन से राज्य में, फिर होता है आपके, याद रखिएगा, राजस्थान। उसके बाद में फिर ये कहां जाती है आगे, प्रवाह क्षेत्र, तो याद रखिएगा वो है आपके गुजरात। यानी कि एमपी, राजस्थान और गुजरात के अंदर किसका, माही का, एमपी से निकलती है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। किसका हिस्सा नहीं है, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश का। याद रखिएगा, माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, यूपी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। लीजिए, राजस्थान की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा है, 5.66%। जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो याद रखिएगा वो आता है 10.41%।
भाई राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो आपके सामने ये रहा, वर्ग किलोमीटर में है ना। तो हमेशा ही पूछा जा रहा है और इस बार ऐसे पूछ लिया कि राजस्थान की जो जनसंख्या है वो भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 5.66%। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए कि राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध, आप कहेंगे सर राणा प्रताप सागर जो बांध है वो वैसे तो बना हुआ तो है कहां पर, रावत भाटा चित्तौड़गढ़, याद रखिएगा, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, इंपॉर्टेंट। और कौन सी नदी पर है, तो आप कहेंगे सर यह है चंबल नदी पर। याद रखिएगा राजस्थान में भराव क्षमता के आधार पर, भराव क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बांध है ये। ठीक है, तो ये कौन सी नदी पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, चंबल नदी पर। आगे आगे है आपके सामने, लीजिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में सागवान के वृक्षों का वन सर्वाधिक पाया जाता है। सागवान आप सब जानते हैं हमारे राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली इमारती लकड़ी है ये सागवान। और सागवान के वन जो हैं वो राजस्थान के अंदर आपको मिलेंगे, खासकर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी के अंदर भी। ठीक है, यहां पर जो ऑप्शन दे रखा है उसमें हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। एक तो सागवान और एक आपको पूछा जाता है राजस्थान में सदाबहार वन कहां पर देखने को मिलते हैं, तो याद रखिएगा माउंट आबू क्षेत्र में, माउंट आबू में। ठीक है, तो यहां के क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले थे। यानी कि बात हो रही है 2011, और 2011 के अनुसार राजस्थान जनसंख्या, और राजस्थान की जनसंख्या में बिंदु भी है जनसंख्या। तो राजस्थान की जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे कितने जिले हैं जहां पर जनसंख्या जो है वो 10 लाख से कम है। देखिए सबसे पहले तो आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी जनसंख्या 50 लाख से बाहर है, वो एकमात्र है कौन सा, याद रखिएगा जयपुर। जयपुर की जनसंख्या है 66.26 लाख। तो आपको पूछने में ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, वो केवल एक ही है, कौन सा, जयपुर। अच्छा, पूछने का तरीका भी दूसरा होता है। पूछने का तरीका कई बार ऐसे भी हो सकता है कि राजस्थान में निम्न में से वह जिला जिसकी जनसंख्या जो है वो 5 मिलियन से अधिक है, 5 मिलियन से अधिक। तो 5 मिलियन का मतलब हो गया है 50 लाख, तो 50 लाख से अधिक केवल एक ही है, कौन सा, जयपुर। यहां पर भी आपके सामने पूछा गया है कि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वह है आपके जैसलमेर। जैसलमेर की है 6.69 लाख। उसके बाद में फिर आपके सामने है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले की जनसंख्या है 8.67 लाख। तो हमारे राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या जो है वो क्या है, 10 लाख से कम है। अच्छा, पूछने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि राजस्थान के वे दो जिले जिनकी जनसंख्या 1 मिलियन से कम है, तो 1 मिलियन से कम वाले दो हैं, कौन कौन से, जैसलमेर और प्रतापगढ़। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। तो पूछने का तरीका ये भी हो सकता है और ऐसे हो सकता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री रहे। यानी कि राजस्थान में सबसे लंबे समय तक सीएम कौन रहे। सीएम से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन है काफी सारे। देखिए
एक तो क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में फर्स्ट सीएम, तो आप कहेंगे सर राजस्थान के जो प्रथम सीएम बने वो थे आपके कौन, हीरालाल शास्त्री। लेकिन ये जो प्रथम सीएम बने थे हीरालाल शास्त्री, याद रखिएगा ये मनोनीत से, मन से चुने गए थे। इसीलिए आपको पूछता है कि राजस्थान के फर्स्ट सीएम बट कौन से, निर्वाचित कौन, तो याद रखिएगा वो है आपके टिक्काराम पालीवाल, टिक्काराम पालीवाल। ये दो क्वेश्चन हो गए। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित सीएम भी बने, तो मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों तरीके से सीएम बनने वाले एकमात्र जो व्यक्ति हैं उनका नाम है डॉक्टर जे नारायण व्यास। ये याद रखें आप, वो कौन है, डॉक्टर जे नारायण व्यास। अगली बात, सर्वाधिक लंबे समय तक, तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक सीएम, यानी कि लगभग 17 वर्षों तक सीएम रहे और वह व्यक्ति कौन है, तो आप कहेंगे सर मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। इसीलिए याद रखिएगा मोहनलाल जो सुखाड़िया है इनको कहा जाता है राजस्थान का आधुनिक निर्माता। क्या कहा जाता है, राजस्थान का आधुनिक निर्माता। चलिए आप कमेंट करके एक प्रश्न बताइए, ये तो राजस्थान के आधुनिक निर्माता है कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। आपको कमेंट करके बताना है राजस्थान के निर्माता कौन है, राजस्थान के निर्माता। तो यहां पर आपसे पूछा गया था कि सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा देने वाले सीएम कौन थे, याद रखिएगा मोहनलाल सुखाड़िया। आप पूछेंगे सर सबसे कम समय तक सेवा देने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा सबसे कम समय तक यानी कि मात्र और मात्र 16 दिन, वो थे आपके हीरालाल देवपुरा। राजस्थान में सबसे कम सीएम रहने वाले व्यक्ति, कम समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति कौन, हीरालाल देवपुरा। सर्वाधिक समय तक सीएम रहने वाले कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। प्रथम सीएम कौन, हीरालाल शास्त्री। प्रथम मनोनीत सीएम कौन, हीरालाल शास्त्री। प्रथम निर्वाचित सीएम कौन, टिक्काराम पालीवाल। और याद रखिएगा यही टिक्काराम पालीवाल हमारे राजस्थान के फर्स्ट डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री भी यही बने थे। कौन, टिक्काराम पालीवाल, याद रखिएगा। और हमारे राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम जो भारत के उपराष्ट्रपति भी बने, भैरू सिंह शेखावत, जिनको बाबू शाह के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। सारी बातें क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान में कर्क रेखा राज्य के दक्षिणी सिरे से निम्नलिखित में से किस जगह के निकट से गुजरती है। यानी कि बात हो रही है कौन सी, कर्क रेखा को लेकर। देखिए कर्क रेखा का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये जो अक्षांश है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हमारे राजस्थान के जिस भाग से गुजरता है वो भाग ये रहा, यानी कि यहां से, ये यहां से गुजरती है कौन सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा याद रखिएगा, पूछा जाए राजस्थान में कौन से भाग से, तो याद रखिएगा दक्षिणी राजस्थान से गुजरती है। अच्छा कितने जिलों से गुजरती है, तो याद रखिएगा 2 जिले हैं। 2 जिले कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा एक तो बांसवाड़ा है और एक आपके कौन सा है, डूंगरपुर है। एक बांसवाड़ा है और एक कौन सा है, डूंगरपुर है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा को 2 बार, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, पार करने वाली नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा माही। कौन सी नदी है, तो याद रखिएगा माही नदी। ठीक है,
चलिए, तो यहां पर जो पूछा गया था कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, बांसवाड़ा। ठीक है, और बांसवाड़ा के भी याद रखिएगा, बांसवाड़ा के मध्य भाग से पूछा जाए निम्न में से वह अक्षांश जो बांसवाड़ा का विभाजन करता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, कर्क रेखा। और डूंगरपुर के तो दक्षिणी भाग से गुजरती है, चिखली गांव है वहां से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए, पूछा जा रहा है वर्ष 1911 में राजस्थान में गोगा जी के मंदिर का पुनर्निर्माण। देखिए, गोगा जी का मंदिर हो, चाहे आपके रामदेव जी का मंदिर हो, हाँ, और चाहे आपके करणी माता का मंदिर हो, ये जो जितने भी मंदिर हैं इनका जो पुनर्निर्माण है वो कराने वाले एक ही शासक है, वो है आपके महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर बात हो रही है किसको लेकर? गोगा जी के मंदिर। सबसे पहले तो देखिए, गोगा जी के जो मंदिर हैं, गोगा जी के मंदिर कहलाते हैं मेड़ी। क्या कहलाते हैं? मेड़ी। इसीलिए आपको पढ़ने में मिलता है कि एक तो आप बताइए शीर्ष मेड़ी कहां पर है, मतलब जहां पर गोगा जी का शीश गिरा था। एक आप बताइए गोगा जी की धुर मेड़ी कहां पर है, क्योंकि जहां पर गोगा जी की धड़ गिरी थी। और एक पूछा जाता है गोगा जी की लघु मेड़ी कहां पर है, जहां पर ये अर्जुन और सर्जन का पीछा करते हुए कुछ दिनों के लिए ठहरे थे। तो शीर्ष मेड़ी तो है, याद रखिएगा, ददरेवा, ददरेवा चूरू। धुर मेड़ी जो है वो है आपके गोगा मेड़ी, याद रखिएगा, हनुमानगढ़, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। और ये जो लघु मेड़ी है ये है आपके खिलोरियों की ढाणी, खिलोरियों की ढाणी, सांचोर, जालोर, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। गोगा जी किनके समकालीन थे? तो याद रखिएगा गजनवी के। गजनवी ने ही गोगा जी को जहार पीर की संज्ञा दी थी। पूछा गया कि ये जो मंदिर है ये इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने, याद रखिएगा। बाकी इस मंदिर का जो निर्माण है वो तो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। इसीलिए तो यहां पर एक नाम अंकित है, कौन सा? बिस्मिल्लाह। कौन सा नाम अंकित है? बिस्मिल्लाह नाम अंकित है, याद रखिएगा। अल्लाह नाम तो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर जो बना हुआ है ना विजय स्तंभ, वहां पर अंकित है, तो यहां पर बिस्मिल्लाह अंकित है। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए, पूछा जा रहा है कि वाद्य यंत्र है खड़ताल। खड़ताल सामान्यतः निम्नलिखित में से किस सामग्री से बना हुआ है? देखिए, खड़ताल नामक जो वाद्य यंत्र है, सबसे पहले तो ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? कमेंट करिएगा, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? दूसरा, इसके जादूगर कौन है? तो याद रखिएगा नाम मिलता है सदिक खां मांगणियार, सदिक खां मांगणियार। और ये कैसे बनता है? तो आप कहेंगे सर चौकोर लकड़ी होती है, पता ही आपको। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए ये रहा। पूछा गया आपके सामने कि राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कहां जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर विजन 2047 विषयक दूसरा अखिल भारतीय राज्य मंत्री सम्मेलन आयोजित किया गया था? ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा उदयपुर। उदयपुर जिसे आप कहते हैं राजस्थान के अंदर व्हाइट सिटी, सफेद शहर, याद रखिएगा, जिसे आप कहते हैं जिलों की नगरी। और ये हमारे राजस्थान का वह शहर है जिसे रामसर शहर का दर्जा दिया गया। कौन सा? याद रखिएगा उदयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ, लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, ये रहा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वामी केशवानंद
का जन्म राजस्थान में हुआ है? देखिए, स्वामी केशवानंद, जिसे राजस्थान के अंदर शिक्षा संत की उपाधि है, जिन्हें शिक्षा संत कहा गया है, वह है स्वामी केशवानंद, जिनकी जन्म स्थली जो है वो है, आपके याद रखिएगा, मंगलूना गांव, जो कि आता है आपके सीकर में। इन्हीं की प्रयासों से मरुस्थल जैसे एरियो में, मरुस्थल जैसे क्षेत्र में सैकड़ों स्कूलें खोली गई थी। शिक्षा संत के नाम से प्रसिद्ध है कौन? स्वामी केशवानंद जी। मंगलूना गांव है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। अगला अगला है आपके सामने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन कब किया गया? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सा? संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ का मतलब आप समझ ही गए हैं, ये तीसरा चरण है। कौन सा? तीसरा चरण। और तीसरे चरण के अंदर जो रियासत जोड़ी गई थी वो कौन सी थी? उदयपुर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन कब किया गया था? तो आप कहेंगे सर वह है आपके 18 अप्रैल 1948। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? डी। आगे हाँ लीजिए, ये बड़ा अच्छा और शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने कि सिरोही में दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वो किस पत्थर से तराशे गए हैं? देखिए, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहां से आप ध्यान दें। पहला क्वेश्चन तो बनता है कि ये जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये निम्न में से कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये है आपके माउंट आबू में। ये लो, ठीक है। दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण कब हुआ है? दूसरा क्वेश्चन, तो 11 से 13वीं शताब्दी। ये लो, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा हो गया, दिलवाड़ा जैन मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? तो याद रखिएगा 5 मंदिरों का। ये क्वेश्चन पूछा गया, दिलवाड़ा जैन मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का। 5 मंदिर कौन कौन से हैं? तो देखिए, विमल शाही जैन मंदिर, ठीक है, लूणव शाही जैन मंदिर, पितलहर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर और महावीर स्वामी जैन मंदिर। ये 5 जैन मंदिर हैं और इनको किस पत्थरों से तराशा गया है? तो याद रखिएगा सफेद संगमरमर। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? याद रखिएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है देखिए, लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुरु शिखर से रिलेटेड। क्या पूछा है देखिए, पूछा गया है कि गुरु शिखर की जो चोटी है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बस प्रश्न ध्यान से पढ़े, है या नहीं है, क्या पूछा है। जैसे यहां पूछा है गुरु शिखर की चोटी के संबंध में, तो ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। आप कहेंगे ये कथन सही है कि ये अरावली पर्वतमाला की क्या है? सबसे ऊंची चोटी। ये सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी से भी ऊंची है, बिल्कुल ऊंची है। ये सिरोही क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल है। और समुद्री तल से गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। आप कहेंगे सर यहाँ पर दे रखा है 2722, जबकि कितनी है? तो आप कहेंगे सर 1722 मीटर या फिर 1727 मीटर, जिसे आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कथन है वो कौन सा सही नहीं है? तो डी जो है वो गलत है। यहाँ पर 1727 है, ना कि 2722 है। आगे अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा गया है आपके सामने कि राजस्थान के किस प्रख्यात कवि को 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? बताइए। आप सब जानते हैं कि 2025 में पद्मश्री से सम्मानित
जो जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन हैं, तो आप कहेंगे सर एक तो है बतूल बेगम, एक है बैजनाथ महाराज, एक है आपके शिन काफ निजाम। बतूल बेगम जयपुर, बैजनाथ महाराज लक्ष्मणगढ़ सीकर, सिनकाफ निजाम जोधपुर। तो कई बार तो क्या है कि क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने आ जाता है कि निम्न में से वह व्यक्ति जिनको 2025 का जो है वो पद्मश्री नहीं दिया गया था। तो आपके सामने ये क्वेश्चन जो है ये इस प्रकार से भी बन सकता है, ध्यान रखें आप कि निम्न में से कौन से व्यक्ति को नहीं दिया गया था। और यहाँ पर ऑप्शन में बतूल बेगम, बैजनाथ महाराज और शिनकाफ निजाम, और साथ में एक नाम और आ जाएगा, वह है जानकी लाल भांड। क्योंकि आप सब जानते हैं जानकी लाल जो भांड है उनको 2024 का पद्मश्री दिया गया था, और उनका संबंध किस कला से है, तो आप कहेंगे सर उनका संबंध है बहरूपिया कला से, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पूछा गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र के योगदान के लिए, तो वह है सिनकाफ निजाम। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, ए इज करेक्ट। बतूल बेगम जो है याद रखिएगा मांड गायिका है, मांड गायिका। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके ऐसे भी हो सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके सामने अच्छा ये रहा, ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के हाड़ौती पठार, यानी कि कौन से स्थान जो हैं वो आपके राजस्थान के हाड़ौती पठार क्षेत्र में आते हैं। आप कहेंगे सर ये राजस्थान का मैप रहा, और इस राजस्थान के मैप में ये जो एरिया है वो हाड़ौती है, यानी कौन सा, दक्षिण पूर्वी भाग। और दक्षिण पूर्वी भाग में कौन कौन से, तो कोटा संभाग है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने, देख लो, हाँ यही है, ये लीजिए ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने कि ग्रेट इंडियन जो ब्रेस्टेड है परियोजना को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में सबसे पहले शुरू किया गया। देखिए ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड, सबसे पहले तो ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड याद रखिएगा किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा घोड़ावण को। घोड़ावण हम सब जानते हैं हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है, और ये जो राज्य पक्षी है ये संकटापन में है, लुप्त होने की कगार पर। इसीलिए ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड जो परियोजना है वो कहाँ शुरू की गई, तो आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान में घोड़ावण की सबसे बड़ी जो शरण स्थली है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर घोड़ावण की सबसे बड़ी शरण स्थली आप देखेंगे तो वो है आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान। कहाँ पर है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। याद रखिएगा हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जिसका क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर, जिसका विस्तार है जैसलमेर और बाड़मेर में, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर, याद रखेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो आप कहेंगे फिर सर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो ये था आज का हमारा सेशन, मिलते हैं कल इसी पेपर के जो और क्वेश्चन बचे हैं उनके बारे में सॉल्यूशन करते हैं। देखिए प्रतिदिन उद्देश्य ये रहता है कि 10, 15 या 20 क्वेश्चन लेकर उनका सॉल्यूशन कर लें ताकि आपके भी क्विक रिवीजन जो है वो होता रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सबका।